स्टूडेंट, हम आज बीएससी एजी पार्ट सेकंड में पशुशाला और उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या एडवांटेज हैं और फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लोकेशन फॉर साइट फॉर डेयरी फार्म, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले पशुशाला के मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉपर हाउसिंग। प्रॉपर हाउसिंग के क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसका पशुशाला का मुख्य उद्देश्य पशुओं को वर्षा से, धूप से, ठंड से और कोल्ड वेव्स और हीट वेव्स, इनसे यानी जैसे एडवर्स क्लाइमेट से बचाने के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? पशु को एडवर्स क्लाइमेट से बचाने के लिए पशुशाला आवश्यक है। साथ ही साथ पशुओं को जो जंगली हिंसक जानवर हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, पशुओं को जंगली हिंसक जानवरों और थेफ्ट, चोरी से बचाने के लिए भी पशुशाला बनाई जाती है। इसमें पशुओं को कम खर्च में स्वच्छ आरामदायक स्थान प्रदान करना, इसमें पशुशाला का मुख्य उद्देश्य कम खर्च में उसको कंफर्टेबल हाउस प्रदान करना होता है। अब एडवांटेज ऑफ एडुकेट हाउसिंग, पर्याप्त गृह के क्या क्या लाभ हैं? इंक्रीज प्रोडक्शन, दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, पशुशाला यदि अच्छी होगी तो श्रम का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्ट, उत्तम दूध एवं पदार्थों का उत्पादन किया जा सकता है। बेटर हेल्थ ऑफ द एनिमल्स, पशुओं का स्वास्थ्य उत्तम होता है। डिक्रीजेज इन डेथ ऑफ द एनिमल्स, यदि अच्छी पशुशाला होगी तो उसके बच्चों की मृत्यु दर भी कम होगी। प्रॉपर डिजीज कंट्रोल, रोग का नियंत्रण किया जा सकता है आसानी पूर्वक। पशुशाला यदि समुचित होगी तो पशुओं में यदि रोग होता है तो उसका आसानी पूर्वक उसका नियंत्रण किया जा सकता है। प्रॉपर केयर एंड सुपरविजन ऑफ एनिमल्स, पशुओं का उचित देखभाल किया जा सकता है। प्रॉपर एंड कंट्रोल फीडिंग, नियमित आहार व्यवस्था पशुओं की जा सकती है। इंक्रीजिंग प्राइड, उनके आत्म स्वाभिमान में भी वृद्धि की जा सकती है। इंकरेज टू अदर डेरिवेंट्स, अन्य पशुपालकों को भी प्रोत्साहन इससे प्राप्त होता है। तो ये है इसके एडवांटेज ऑफ एडिक्वेट हाउसिंग। पर्याप्त गृह के क्या क्या लाभ हैं? मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिजीज़ कंट्रोल होगा, प्रॉपर केयर होगी, प्रॉपर फीडिंग होगी और रोग और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब है फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ साइट ऑफ डेयरी फार्म बिल्डिंग। डेयरी फार्म बिल्डिंग को, साइट को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम डेयरी फार्म के लिए भवन निर्माण करते हैं तो सबसे पहले उसका साइट का चुनाव करना, जगह का चुनाव करना अति आवश्यक है, अन्यथा बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः स्थान का चुनाव करते समय अच्छी प्रकार सभी पहलुओं पर सोच विचार किया जाए। निम्नलिखित मुख्य बातों का अवश्य ध्यान में रखा जाए। कौन कौन सी बातें अवश्य ध्यान में रखी जाए? नियरनेस टू पब्लिक रोड, जो पशुशाला है वो सड़क से लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। सड़क से अधिक दूरी पर बनाने से धन तथा समय की हानि होती है, क्योंकि हर रोज़ डेयरी फार्म से शहर आना पड़ता है। अतः डेयरी रोड के वेल कनेक्टेड होनी चाहिए और रोड से 30 से 40 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज, भवन ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ कि पानी का उत्तम निकास हो सके, पानी आसानी पूर्वक बह सके, निकल सके। इसके लिए आवश्यक है कि जहाँ तक वो भवन हाइट पर होना चाहिए, और हाइट पर होने पर उसके निम्नलिखित लाभ हैं। भवनों में स्वच्छता आसानी से की जा सकती है और भवन
जो एनिमल हाउस है बाहर और भीतर से देखने में साफ़ सुथरे दिखाई देंगे और नमी से मुक्ति मिलती है और ऐसे भवनों की आयु भी अधिक होती है और यदि निकास अच्छा हो तो रोग के होने की संभावना भी कम रहती है, रोग फैलने की संभावना भी कम रहती है। तो प्रॉपर ड्रेनेज होना आवश्यक है। इसके अलावा जो इसमें दिखाए गए हैं, भवन के लिए भूमि का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ लैंड फॉर बिल्डिंग, भवन निर्माण के लिए उपजाऊ भूमि न चुनकर ऐसी भूमि चुननी चाहिए जिससे कृषि कार्य कम होता हो। भूमि काफ़ी ठोस और नमी रहित और ऊंची होनी चाहिए। इसके लिए जो साइट सिलेक्शन ऑफ लैंड फॉर बिल्डिंग, ऐसी भूमि चुननी चाहिए जो इसमें कृषि कार्य न होता हो तथा काफ़ी ठोस हो, नमी रहित हो और ऊंची होनी चाहिए। और नेक्स्ट है इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, जो पशुशाला चुनाव करने के लिए जो उसका डायरेक्शन है, चलती हुई हवाओं को दशाओं को ध्यान में रखकर भवनों का निर्माण किया जाए। खाद के गड्ढे, साइलेज पिट्स पश्चिम की ओर तथा मिल्क रिकॉर्ड भवन के पास नहीं बनाए जाए। जो पशुशाला का निर्माण किया जाएगा वो खाद के गड्ढे, साइलेज के पूर्व और पश्चिम की ओर तथा दूध अभिलेख भवन के पास नहीं बनाए जाए। पशु हाउसिंग में ठंडी हवाओं तथा लू में बचाव होना चाहिए, ठंडी हवाओं और लू में बचाव होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स का भी ध्यान रखा जाए। डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, पशुशाला इस प्रकार बनाई जाए ताकि धूप और प्रकाश समुचित रूप से उसमें प्रवेश करे। ऐसी सुविधाओं के लिए जो डेयरी बिल्डिंग है वो उत्तर दक्षिण लंबाई में बनाए जाए तथा और द्वार पूर्व या पश्चिम की ओर किया जाए। उसका जो डेयरी का गेट है वो पूर्व और पश्चिम की ओर होनी चाहिए ताकि उसमें धूप और प्रकाश की समुचित मात्रा प्रवेश करे। एडुकेट वाटर सप्लाई, जो डेयरी बिल्डिंग है उसमें पर्याप्त समीप में पशुओं को पीने के लिए, पशुओं को बाथिंग के लिए या बाथ स्नान के लिए या धोने के लिए, डेयरी भवनों की सफाई व अन्य कार्यों के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पर्याप्त पानी की होना आवश्यक है। साइटनेस, सामान्य दृश्य, तो ये भवन इस तरह से बनाया जाए कि देखने में सुंदर और आकर्षित ढंग हो, परंतु उसके लिए अधिक व्यय नहीं किया जाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड विंड्स, कुछ मुख्य भवन जैसे पशु गृह, बच्चों के गृह इस प्रकार बनाए जाए कि ठंडी और गर्म लू से बचाव हो सके। इनके लिए भवन के समीप ही उचित दूरी पर पेड़ लगाए जा सकते हैं और भवन का विन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि विंड ब्रेक्स, कि वे स्वयं विंड ब्रेक्स का काम कर सके। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, डेयरी फार्म ऐसे क्षेत्र में बनाए जाए जहाँ स्किल्ड लेबर, परिश्रमी और सस्ता लेबर प्राप्त हो सके ताकि डेयरी जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट में आ सके। मार्केटिंग फैसिलिटीज़, डेयरी फार्म भवन के शहर के समीप हो ताकि फार्म का उत्पादन शीघ्रता से बेचा जा सके। साथ ही फार्म पर काम आने वाली वस्तुएं आसानी से और सस्ती प्राप्त हो सके। तो ये तो था डेयरी की बिल्डिंग का जो साइट ऑफ सिलेक्शन के लिए। इसमें जो दिखाया गया आपके इसमें अरेंजमेंट ऑफ केटल इन केटल शेड, तो इसमें पशुओं का अरेंजमेंट केटल शेड में किस प्रकार किया जाता है। एक तो होती है सिंगल रो सिस्टम, एकल पंक्ति, एक पंक्ति वाले पशुगृह। दूसरी होती है डबल रो सिस्टम। जब पशुओं की संख्या 10 या इससे कम होती है तब पशुओं को सिंगल रो सिस्टम अपनाई जाती है और जब पशुओं की संख्या अधिक होती है तो ये डबल रो सिस्टम अपनाया जाता है। और इस दोहरी पंक्ति में अधिक से अधिक 100 पशु रखे जा सकते हैं। यदि 100 पशुओं के लिए दोहरे प्रणाली के 2 पशुगृह का निर्माण किया जाए तो सभी कार्य करने में सुविधा रहती है। डबल रो सिस्टम पशुओं को में जो डबल रो सिस्टम है उसमें पशुओं को 2 प्रकार से रखा जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ कैटल शेड, पहला तो हुआ सिंगल रो सिस्टम 10 से कम पशु, दूसरा है डबल रो सिस्टम, यदि 100 से अधिक पशु होंगे तो उनको डबल रो सिस्टम में रखा जाएगा। और इस डबल रो सिस्टम में भी पशुओं को 2 प्रकार से रखा जाता है, एक तो फेस टू फेस सिस्टम, दूसरा टेल टू टेल सिस्टम।
इस फेस टू फेस और टेल टू टेल सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फेस टू फेस में मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि पशुओं को दो लाइन में बांधा जाता है, जिससे कि उनके फेस आपस में आमने सामने रहते हैं, और टेल टू टेल में इनके एक पंक्ति में मुंह और दूसरी पंक्ति में के विरुद्ध होते हैं, अतः इनके टेल टू टेल एक दूसरे के सामने रहते हैं। ये हमने स्टडी किया, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।